ऐसा नहीं होता है, ऐसा इतना इजी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम अपने व्यवहार में देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो हमने भाषा से बोल दिया, तो हमको लगता है बहुत आसान है, सरल है। लेकिन जब हम इसको तर्क का रूप देते हैं या युक्ति का रूप देते हैं या अनुमान का रूप देते हैं, तो एक ऐसे नहीं है कि कुछ भी हमने शब्दों को बोल दिया तो वो हमारी युक्ति हो गई। इसका कुछ नियम्स हैं, कुछ नियम कानून है, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मेशन है, उसको हमको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। इन्हीं सब विषय को देखते हुए अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग समय पर तर्कशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो कुछ कुछ जो विचारक हैं उन्होंने तर्कशास्त्र की क्या परिभाषा दी है उन परिभाषाओं को मैं बताता हूं। तो ऑल्ट्रेड ऑल्ट्रेड ALDRICH ऑल्ड्रिच ने लॉजिक को जो परिभाषित किया है, कहा है लॉजिक इज द आर्ट ऑफ रीजनिंग, अर्थात तर्कशास्त्र क्या है, तर्क की एक कला है। ठीक है, जब उन्होंने ऑल्ट्रेड महोदय ने ये बोला कि लॉजिक इज द आर्ट ऑफ रीजनिंग, हम अपने तर्क को किस प्रकार से व्यक्त करें, अब व्यक्ति का तरीका क्या है, जब उसकी बात करें तो हम लॉजिक कहते हैं। लेकिन बहुत से विद्वानों ने इस परिभाषा में बहुत कमियां देखी। कमियों, ठीक है कि ये सब ऐसा तो सब साइंस करता है, सब लोग ऐसे बोलते हैं, तो फिर लॉजिक कैसे अलग हुआ। अभी केवल आप ये समझिए कि किस जो प्रमुख विचारक है उन्होंने तर्कशास्त्र के बारे में क्या बोला। तो पहली डेफिनेशन हमने ऑल्ड्रिच की बताई और कहा कि लॉजिक इज द आर्ट ऑफ रीजनिंग। दूसरी परिभाषा वेटली, WHATELY, वेटली ने दी और कहा लॉजिक इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रीजनिंग। इन्होंने केवल आर्ट ही नहीं, उसके साथ साथ उसको, क्योंकि साइंस हम लोग कहते हैं ना, साइंस वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक सोच, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं बोल सकते उसमें, हम उसमें श्रृंगार नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा जो चीज है उसको सिस्टमेटिक ढंग से, लॉजिकल ढंग से जो प्रक्रिया हम लोग पालन करते हैं उसको साइंस कहते हैं। साइंस में ऐसा नहीं है जिसका प्रूफ नहीं है, उसको उसके बारे में हम विचार करने लगेंगे। तो इसीलिए साइंस और लॉजिक दोनों बिना आधार के कुछ भी बात नहीं करती, बिना बेस के, बिना एविडेंस के कुछ बात नहीं करेंगे। अभी आप देखेंगे जब आगे चर्चा होगी। तो उन्होंने जब ये बोला कि तर्कशास्त्र तर्क की कला एवं विज्ञान दोनों हैं, तो यहाँ पर वो साइंस का वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके आए और इसके बारे में बताया। लेकिन फिर भी इस परिभाषा में भी बहुत कमियां हैं। इसके बाद अल्बर्ट मैग्नस ने कहा लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। केवल इन्होंने साइंस ऑफ रीजनिंग के रूप में लॉजिक को परिभाषित किया। ऑल्ड्रिच ने आर्ट ऑफ रीजनिंग के रूप में और मैग्नस ने आर्ट ऑफ साइंस ऑफ रीजनिंग के रूप में डिफाइन किया। जब आगे इन सब परिभाषाओं में कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो बताएंगे क्यों कमियां हैं। जब हम डिफाइन करने लगेंगे थॉमसन की परिभाषा को, तब उसमें निकल के आएंगे। इसके बाद डंस स्कॉट्स ने जो परिभाषित किया है लॉजिक को, लॉजिक इज ऑल साइंसेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स ऑफ आर्ट। स्कॉट्स ने क्या बोला, लॉजिक इज द ऑल साइंसेस ऑफ साइंस एंड कलाओं की कला है। तो देखिए, अभी हमने 4 परिभाषाओं की चर्चा कर ली। पहली ऑल्ड्रिच की, दूसरी वेटली की, तीसरी मैग्नस की और चौथी स्कॉट्स की। तो
तो 4 परिभाषाएं अभी बताई, आगे हम और परिभाषा बताते हैं अलग विचारक की। उबेरबेग ने कहा लॉजिक इज द साइंस ऑफ रेगुलेटिव लॉज ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग या ह्यूमन नॉलेज। लॉजिक इज द साइंस ऑफ द रेगुलेटिव लॉज ऑफ ह्यूमन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में इस परिभाषा को कैसे बताएंगे कि तर्कशास्त्र मानवीय कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि तर्कशास्त्र जिस तरह से कह रहा है कि इस समझ का विज्ञान है, बुद्धि का विज्ञान है, सत्य की खोज में, तो हर विज्ञान भी तो अपने अपने सत्य की खोज कर रहा है। हर विषय, हम फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, बायोलॉजी की बात कर लें, तो वो भी क्या कर रहा है, अपने विषय से का जो उनका सत्य है उसको भी रिवील करने की कोशिश कर रहा है। तो लॉजिक भी सत्य की बात कर रहा है, तो इसमें फिर अंतर कहाँ हुआ? तो इस हिसाब से इन परिभाषाओं में बहुत कमियां हमको दिखती हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है थॉमसन की। थॉमसन कहते हैं लॉजिक इज द साइंस ऑफ लॉज ऑफ थॉट। हिंदी में तर्कशास्त्र के नियमों का विज्ञान कहा जाता है, या कहते हैं तर्कशास्त्र को विचार के नियमों का विज्ञान कहते हैं। देखिए यहां पे बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ गया, विचार। अब देखिए कैसे कैसे कमियां आपको नजर आ रही आएंगी और कैसे कैसे ये अन्य विज्ञानों से इसका क्षेत्र पृथक होता हुआ दिखेगा। जब हम कहते हैं कि विचार के नियमों का विज्ञान, तो विचार क्या केवल लॉजिक में है? विचार विचार क्या है? थिंकिंग। थिंकिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो ह्यूमन बीइंग को अन्य बीइंग से अलग करता है। ये तो आप जानते होंगे, अन्य प्राणियों से अलग करता है, जो उसकी समझ है, जो चिंतन करने की प्रक्रिया है। तो केवल यदि हम यही बोल दें विचार के नियमों का विज्ञान है, तो क्या ये परिभाषा पूर्ण हो गई, या लॉजिक को इसने परिभाषित कर दिया इस डेफिनेशन में? तो ये ऐसा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि देखिए अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण गौर करेंगे कि चिंतन जो है या विचार जो है, विचार मानसिक क्रियाओं के लिए प्रयोग होता है। विचार जब हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, तुरंत उसको अंडरस्टैंडिंग है कि हम विचार जब कहेंगे तो मेंटल प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं। और मेंटल प्रोसेस में क्या क्या आ रहा है हमारा? स्मरण करना, मेमोराइजिंग, इसके बाद इमेजिंग, कल्पना करना, और प्लानिंग, योजना बनाना, इत्यादि सब प्रक्रियाएं घटित होती हैं। जब हम विचार की बात कर रहे हैं तो विचार मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया में हम क्या क्या जनरली इन्वॉल्व करते हैं? तो इमेजिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मेमोराइजिंग करते हैं। ये सब प्रोसेस अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं? तो जब हम कह रहे हैं कि लॉजिक विचार के नियमों का विज्ञान है, तो ये चीजें जब कह रहे हैं कि ये चीजें इन्वॉल्व हैं, तो ये चीजें तो भाई मनोविज्ञान का भी विषय है, साइकोलॉजी का भी विषय है। साइकोलॉजी सेम इसी चीज की स्टडी करता है। मनोविज्ञान भी तो विचार की प्रक्रिया के विचार कैसे घटित होते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में तो अध्ययन है। तो फिर लॉजिक और मनोविज्ञान अलग कैसे होगा? इस दृष्टि से तो लॉजिक मनोविज्ञान का अंग हो जाएगा। तो क्या तर्कशास्त्री इस परिभाषा को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इस परिभाषा में भी बहुत कमियां दिखती हैं। इसलिए इस प्रक्रिया के हिसाब थॉमसन साहब का जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन जब विचार के नियमों का विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत अपूर्ण लगती है। हम इस चीज से, देखिए तर्क को इस चीज से इनकार तो नहीं कर सकते कि लॉजिक में हम तर्क नहीं करते या विचार नहीं करते। विशिष्ट रूप से, विशिष्ट अर्थ में हम तर्क ही करते हैं, लेकिन फिर क्या अंतर है? हमने देखिए शुरू शुरू में एकदम बोला है कि जब मेंटल प्रोसेस तो है, मेंटल प्रोसेस को जब हम किसके भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस कर दे रहे हैं और उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उसके हिसाब से जब हम
बोल रहे हैं, कुछ बेस है, कुछ उसके आधार हैं, तो उसके आधार पर जब हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो वो तर्क बनता है, वो लॉजिक बनती है, अनुमान बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम केवल मानसिक प्रक्रियाओं का हमारा अध्ययन विषय नहीं है। जब हमने अनुमान की डेफिनेशन दे रहे थे भारतीय परंपरा और पाश्चात्य परंपरा में जब अंतर कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि लॉजिक जो है हमारा भारत पाश्चात्य परंपरा वाला कह रहा है कि केवल केवल और किस रिलेशन में विश्वास रखता है, ये रिलेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में विश्वास रखता है। रिलेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या था कि जो आधार वाक्यों और निष्कर्ष के संबंध में व्याप्त करता है। तो भारतीय दर्शन वालों ने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम आपकी इस बात को नकार रहे हैं, हम ये इम्प्लीकेशन की भी बात कर रहे हैं, और वो व्याप्ति में कहते हैं कि व्याप्ति में ये इम्प्लीकेशन है। ठीक है, जहां धुआं है वहां पे आग है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम इनकार कर रहे हैं। तो भाषा देखिए, अनुमान की प्रक्रिया तो वहां पे भी है, अनुमान की प्रक्रिया यहाँ पे भी है, लेकिन ये अनुमान की प्रक्रिया में जब भारतीय दर्शन कहता है कि हम मानसिक महत्व को भी, मतलब मानसिक प्रक्रियाओं की, उसके उसका रोल के उसके जो उसका महत्वपूर्ण रोल है उसकी भी हम चर्चा करते हैं अपने अनुमान में। इसके साथ साथ हम अन्य पक्षों जैसे पक्ष धर्मता आदि का भी चर्चा करते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन लॉजिक में ऐसा नहीं है। लॉजिक केवल कंसाइज होगा कि जो एविडेंस है आपके, जो आधार वाक्य है, देखिए एक शब्द हम बोल रहे हैं लॉजिक का ही, आधार वाक्य प्रेमिसेस, और कंक्लूजन जो निष्कर्ष है, उसके केवल रिलेशन पे संबंधित है बस, कि रिलेशन क्या है, इम्प्लीकेशन इसके बीच में स्थापित हुआ है कि नहीं हुआ है, आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच में इम्प्लीकेशन स्थापित है कि नहीं है। मतलब क्या कहने का हुआ आशय कि जो निष्कर्ष है वो आधार वाक्यों से निकला है कि नहीं निकला है, या निष्कर्ष कंक्लूजन लॉजिकली ड्राइव हुआ है कि नहीं हुआ है प्रेमिसेस से। तो कंक्लूजन शुड बी लॉजिकली ड्राइव फ्रॉम द प्रेमिसेस, ये बात होती है। केवल बस वो इसी रिलेशन पे फोकस रहे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मानवीय प्रक्रिया, पक्ष धर्मता क्या है, इस सब से लॉजिक को कोई संबंध नहीं है, रिलेशन है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपकी स्पष्टता थोड़ी बढ़ेगी। जैसे हम बोले एक एग्जाम्पल, सभी मनुष्य मरणशील हैं, हमने बोला मोहन एक मनुष्य है, इसीलिए देयरफॉर निष्कर्ष हमने निकाला हरी सब्जियां स्वास्थ्यवर्धक हैं। तो आप तुरंत क्वेश्चन करेंगे कि सर क्या एब्सर्डिज्म आप बोल रहे हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे आपने कह दिया। तो क्या आपको ये ठीक नहीं लगा कि लॉजिकल नहीं है? लॉजिकल क्यों नहीं है? क्योंकि जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली ड्राइव नहीं हुआ है। किससे? प्रेमिसेस से। प्रेमिसेस क्या था? सभी मनुष्य मरणशील है, और दूसरी प्रेमिसेस थी हमारी मोहन मरणशील है, और हमने कंक्लूजन उसका ड्रॉ किया कि हरी सब्जियां स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये लॉजिकली ड्राइव नहीं हुआ। तो इसीलिए लॉजिक फोकस करता है कि हम केवल रिलेशन देखेंगे प्रेमिसेस और कंक्लूजन का, हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि केवल हम मेंटल प्रोसेस की चर्चा करेंगे, स्मरण क्या है, मेमोराइजेशन क्या है, प्लानिंग कैसे होती है, क्या, इस पे हमारा कोई फोकस नहीं। तो यही भारतीय जब अनुमान, और हमने पाश्चात्य अनुमान की चर्चा की थी तो इस चीज को स्पष्ट किया था। इसी तरह से हम जब लॉजिक की परिभाषाओं को भी स्पष्ट कर रहे हैं तो यही चीजें हम कहना चाह रहे हैं। हम जब कह रहे हैं कि विचार को जब हम शब्दों से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि शब्दों से, तो हमने बोला कि सब्जियां स्वास्थ्यवर्धक होती है तो इस कंक्लूजन को मान लीजिए, तो नहीं मान सकते, क्योंकि ये लॉजिकली ड्राइव नहीं है। तो शब्दों से एक्सप्रेस तो होगा, लेकिन शब्दों से एक्सप्रेस का मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, जो उसके पूर्व स्थापित नियम हैं उनके साथ, और रिलेशन ऑफ इम्प्लीकेशन उसमें होना चाहिए उसके साथ, तब वो आर्गुमेंट या तर्क बनता है। तो इसलिए केवल विचार के नियमों का विज्ञान जब थॉमसन महोदय ने बोला, तो ये उनके हिसाब से, और अन्य भारतीय जो तर्कशास्त्री हैं या पाश्चात्य तर्कशास्त्री हैं, उनकी दृष्टि से ये परिभाषा
भी बहुत ही संकुचित थी। तो हमने देखिए स्पष्ट किया कि तर्क में क्या हो रहा है, तर्क में अनुमान की प्रक्रिया तो घटित हो ही रही है। तर्क है, तर्क क्या है, लॉजिक रीजनिंग क्या है, उसमें जो अनुमान की प्रक्रिया जिसमें सम्मिलित है, अंतर्निहित है। ठीक है, अनुमान ऐसा नहीं है कि अनुमान की प्रक्रिया नहीं है। अनुमान की प्रक्रिया जो हमारी, हमने व्याप्ति संबंध कहां स्थापित किया था, पूर्व स्थापित ज्ञान से दिमाग में, मन में स्थापित किया था ना आपने, जहां धुआं वहां आग। तो ये हमने मन को नकारा नहीं था। पाश्चात्य दर्शन कह रहे हैं ठीक है प्रक्रिया आपकी हो रही है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब शब्द से हमने एक्सप्रेस कर दिया तो वो जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया वो उस आधार वाक्यों से निकला है कि नहीं है, इस रिलेशन उसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पे हमारा फोकस है। ठीक है, तो इस हिसाब से थॉमसन महोदय की जो परिभाषा है इसमें भी उन्होंने कमियां देखी। अब जो आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा सा हम अभी आपको बता रहे हैं। जब थॉमसन महोदय ने जब परिभाषा दे दी, और थॉमसन महोदय की परिभाषाओं से एक बात तो निकल के आ गई कि भाई क्या हो रहा है, तर्कशास्त्र में और मनोविज्ञान में तर्क का यूज हो रहा है। ये तो ठीक है कि तर्क को दोनों लोग मान रहे हैं, निकार नहीं रहे हैं। तो फिर हमको यहां पर स्पष्ट करना पड़ेगा कि लॉजिकल तर्क क्या है, लॉजिकल रीजनिंग वाले तर्क क्या है, और साइकोलॉजिकल रीजनिंग वाले तर्क क्या है। क्या दोनों एक हैं या एक जैसे हैं, या इनमें कोई अंतर है। एक जैसे मान लेने पर हमारा काम नहीं चलेगा, हम लॉजिक को अन्य विषयों से अलग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्या, कि जो मनोवैज्ञानिक तर्क हैं वो किसकी चर्चा करेंगे, वो किसका अध्ययन करेंगे, वो फैक्ट का अध्ययन करेंगे। तो उनके जो तर्क होंगे, उनकी जो रीजनिंग होगी वो फैक्चुअल होगी और डिस्क्रिप्टिव होगी। ठीक है, तथ्यात्मक होगी और वर्णात्मक होगी। जबकि लॉजिक का काम क्या है, लॉजिक का काम है तर्क को, तर्क की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। जो लॉजिक का प्रोसेस है उसका मूल्यांकन, कि वो सही घटित हुआ है कि नहीं हुआ है, कंक्लूजन सही ढंग से इंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब उस प्रक्रिया का मूल्यांकन पे रुचि रहता है तर्कशास्त्र। तो लॉजिकल जो रीजनिंग है या जो तर्क है वो क्या है, वो नॉर्मेटिव साइंस है। इसलिए तर्कशास्त्र को हम बोल देते हैं कि क्या है तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र इज ए नॉर्मेटिव साइंस, मूल्यात्मक विज्ञान है, जो तर्क कैसा है उस पर अभिरुचि नहीं रखता है, तर्क कैसा होना चाहिए उसके मूल्यांकन पर रुचि रखता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जो तर्क है वो हमने बताया आपको कि कैसा होगा, फैक्चुअल होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। जबकि लॉजिक में तर्कशास्त्र जब तर्क की बात करेंगे तो वो तर्क मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, वो जो प्रक्रिया है उसके मूल्यांकन पर रुचि लेगा। उसका फोकस होगा कि जो जो आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकला है, जो प्रक्रिया घटित हुई है, इसमें इम्प्लीकेशन का रूल हुआ है कि नहीं हुआ है, इम्प्लीकेशन ठीक ढंग से इम्प्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पे रुचि रखेगा। तो मूल्यांकन इसलिए नॉर्मेटिव उसको बोलते हैं। लॉजिक इसलिए पूरे लॉजिक को हम साइंस के साथ साथ नॉर्मेटिव साइंस उसको बोलते हैं। ठीक, इस हिसाब से जो एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा निकल के आती है इसमें, वो आई एम कॉपी और कार्ल कोहन। ठीक है, कॉपी की किताब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू लॉजिक सबने खरीदी ली होगी। आई एम कॉपी की बुक इंट्रोडक्शन टू लॉजिक जो हम लोग पढ़ते हैं सामान्यतः, और कार्ल कोहन कंटेम्प्रोरी है, एक साथ के हैं, उन्होंने बुक भी लिखी है साथ में ही, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, अलग अलग एडिशन, कोई अकेले आई एम कॉपी की है, कोई कार्ल कोहन के साथ भी है। ठीक है, 5th एडिशन, 6th एडिशन, अब 7th 8th एडिशन भी आ गया है। ठीक, तो उसमें जो आई एम कॉपी और कार्ल कोहन ने परिभाषा दी, वो परिभाषा अभी तक
वैज्ञानिक दृष्टि से लॉजिक को सही ढंग से परिभाषित करती है। वो परिभाषा क्या है? वो कहते हैं कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम बैड रीजनिंग। करेक्ट रीजनिंग और बैड रीजनिंग को अलग करते हैं। हिंदी में तर्कशास्त्र अच्छे और बुरे तर्क में भेद करने के लिए प्रयुक्त नियमों व विधियों का अध्ययन करता है। तो अच्छे तर्क और बुरे तर्क में भेद करने के लिए जो रूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, उसकी स्टडी करता है लॉजिक। तो यही हमारा काम है लॉजिक का। इसलिए देखिए, आर्गुमेंट वैध भी है और अवैध भी है। जब इंप्लाई नहीं हुआ, इंप्लीकेशन का रूल नहीं लगा, तो हम कहते हैं अवैध हो गए आर्गुमेंट, और जब लगा कहते हैं वैध हुआ। तो इस हिसाब से तर्कशास्त्र को यदि हम फिर परिभाषित करें तो तर्क क्या है? तर्क को वह प्रक्रिया कहा जाता है जिसमें या जिसके द्वारा हम एक या अनेक मान्यताओं, निर्णयों या कथनों, देखिए हमने क्या बोला, एक या अधिक मान्यताओं, बिलीफ्स, कथन, स्टेटमेंट्स, निर्णय, जजमेंट्स को सत्य मानकर चलते हैं। हम क्या कह रहे हैं? तर्क में क्या करते हैं कि हम कुछ बिलीफ्स, कुछ जजमेंट्स या कुछ स्टेटमेंट्स को सत्य मानकर चलते हैं और उसके आधार पर एक नए निष्कर्ष की, जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं, या उसके आधार पर हम एक नए कथन की या एक नए निर्णय की स्थापना करते हैं। तो देखिए, जो हम पूर्व मानकर चलते हैं, कैसा मानकर? सत्य मानकर चलते हैं। ठीक है, जो जिसको हम सत्य मानकर चल रहे हैं वो हमारे आधार वाक्य कहलाते हैं, जो एविडेंस है, जो पूर्व में हमको हमारे सामने प्रस्तुत है, हमारे सामने प्रत्यक्ष में उपलब्ध है। ऐसे मान्यताओं को, ऐसी निर्णयों को, ऐसे कथनों को हम सही मानकर चलते हैं और उसके आधार पर एक निष्कर्ष के रूप में एक निर्णय, मान्यता या कथन की स्थापना करते हैं। तो तर्क यही हुआ। अब इस तर्क शास्त्र में हमने कहा कि इस अनुमान की प्रक्रिया घटित हो रही, अनुमान, ठीक है। तो इस जो पूरा इंटायर प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस है, जो जो ये है, इसी को हम लोग अनुमान कहते हैं। जो तर्क की जो पूरी प्रक्रिया है वही इन्फ्रेंस है हमारा, जिसको हम लोग युक्ति कहेंगे लॉजिक में। ठीक है, तो युक्ति को यदि हम डिफाइन करेंगे तो बोल देंगे कि अनुमान की पूर्ण संपादित प्रक्रिया को युक्ति कहते हैं। आर्गुमेंट क्या है? अनुमान की पूर्ण संपादित प्रक्रिया, मतलब जो घटना घटी, कैसे कि हमारे जो पूर्व स्थापित मान्यताएं हैं, जजमेंट्स हैं, उसके आधार पर हमने एक जो नया निष्कर्ष निकाला, नई मान्यता स्थापित की, इसके बीच का जो संबंध है वो स्थापित हुआ है। उस संबंध के आधार पर, ठीक है, कौन सा संबंध? इम्प्लीकेशन का जो रिलेशन है, अपादान का संबंध है, उसके आधार पर ये नया निर्णय निकाला। ये जो पूरी प्रक्रिया घटित हुई, यही बेसिकली हमारा युक्ति है। इसीलिए युक्ति में आधारवाक और निष्कर्ष होता है। लॉजिक का संबंध इन्हीं युक्तियों से है। फिर इन युक्तियों से कैसे संबंध है? इन युक्तियों की वैधता और अवैधता से संबंधित है। लॉजिक का संबंध युक्तियां की सही और गलत नहीं, वैध है या अवैध है,
इससे संबंधित है लॉजिक। आपको स्पष्टता होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सही, देखिए हमने, फिर हम थोड़ा सा अनुमान की अब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जो भारतीय दर्शन में जब अनुमान को हमने प्रमाण प्रमाण माना था और ज्ञान का साधन माना था या ज्ञान का स्रोत माना था, उसके आधार पर ही हम कहते थे ना कि जो हमको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान का स्रोत है। तो ज्ञान का स्रोत है, तो स्रोत से हम कैसा ज्ञान मिलेगा? हमको ज्ञान मिलेगा, वो सत्य ज्ञान मिलेगा। इसलिए ज्ञान की खोज में ही अनुमान एक साधन के रूप में वहां स्थापित है। लॉजिक में सत्यता की ऐसी बात नहीं है। लॉजिक केवल युक्तियों की वैधता और अवैधता पे रुचि रखता है। वैधता और अवैधता हमने बार बार आपको बता रहे हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि रिलेशन ऑफ इम्प्लीकेशन अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। किसके बीच में? आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच में। हो गया है तो युक्ति वैध है, नहीं हुआ है तो युक्ति अवैध है। इसलिए लॉजिक में हम सत्यता और असत्यता और वैधता और अवैधता की जब चर्चा करते हैं तो हम फोकस हमारा पूरा लॉजिक का, तर्कशास्त्र का युक्तियों के अध्ययन से है और युक्तियों की वैधता और अवैधता से है, ना कि सत्यता और असत्यता से। अब युक्ति कैसे मिलके बनी होती है? तो जो हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं या निर्णय की बात कर रहे हैं या किसी विश्वास की बात कर रहे हैं, तो क्या है? ये हम एक कथन के रूप में कह रहे हैं। कथन प्रतिज्ञप्ति कब बन रही है, या कथन ही प्रतिज्ञप्ति है या स्टेटमेंट वाक्य की प्रतिज्ञप्ति है, इसके बारे में हम जब नेक्स्ट क्लास आएंगे